नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 4 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में कुल 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 14वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी शिफ्टों के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि सबसे पहले आप प्रश्नों पर एक बार नजर डाल लीजिए, ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। साथ ही कुछ प्रश्न ग्रामर बेस पूछे जाते हैं, जिसको हल करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन परीक्षा में हमारे पास समय नहीं बचता है, तो डायरेक्टली अगर आप उन प्रश्नों पर जाएंगे तो उस ग्रामेटिकल बेस क्वेश्चंस को आप तुरंत हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध किससे जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, देश का सम्मान बढ़ने से क्या आशा है। 93 नंबर का जो प्रश्न है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिष्ट व्यवहार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार असल गड़बड़ क्या है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 95 की। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, दिया गया है लेखक की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। और 96 नंबर का प्रश्न है, श्रेष्ठता से क्या तात्पर्य है। तो ये देखिए, ये एक तरीके से ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अर्थ के संबंध में पूछा गया। तो पैराग्राफ अगर आप ना भी पढ़ें तो भी आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। देखिए, श्रेष्ठता का मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। देखिए, स्वीकृति होगा नहीं, सम्मान होगा नहीं, शुद्धता होगा नहीं, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 उत्कृष्टता इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 97 की। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, दिया गया है कि इधर की उधर का अर्थ क्या है। इधर की उधर लगाने का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है चुगली करना। तो क्या इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता थी? नहीं, जरूरत है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो ये प्रश्नों को हल करने के लिए आपका समय बचेगा, इस वजह से डायरेक्टली प्रश्नों पर आप जाइएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चुगली करना। इधर की उधर लगाने का अर्थ है चुगली करना। इस पैराग्राफ पर आधारित 98 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। आप देख पा रहे होंगे, प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द की पहचान अंकित कीजिए। देखिए, मधुरता, प्रभुता, हीनता, इन सब में एक ही प्रत्यय है, तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भिन्न शब्द पूछा गया था। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, राष्ट्रीय इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्र में जब ईय प्रत्यय लगता है तो राष्ट्रीय बनता है। ठीक है, तो यहां पर ईय प्रत्यय है, बाकी सब में अलग प्रत्यय है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, भिन्न क्या है, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे इस पैराग्राफ पर आधारित अंतिम प्रश्न की। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है संस्कृति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संस्कृति का संधि विच्छेद समधन कृति होता है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, समधन कृति इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा। तो चलिए अब पैराग्राफ को पढ़ते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पैराग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। एक प्रश्न पूछा गया था कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता किससे जुड़ा हुआ है, तो ये देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। उत्तर आपको मिल चुका है। ठीक है, बात करेंगे आगे पढ़िए। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का भी सर नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है, उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। क्या आप चलती रेलों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा और यह गड़बड़ है। ठीक है, और एक प्रश्न पूछा गया था कि हमारे देश में क्या गड़बड़ है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह परेशानी है। साथ ही आप अपने देश की तुलना किसी और देश से करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है। यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अंतिम यहाँ पर पैराग्राफ देखिए, दिया गया है, क्या आप कभी केला खाकर के छिलका रास्ते में फेंकते हैं, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इधर की उधर लगाते हैं, अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं, होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे स्थानों में, जीनों में, कोनों में पीक थूकते हैं, उत्सवों, मेलों और रेलों और खेलों में
ठेलम ठेल करते हैं, निमंत्रण होने पर विलंब से पहुंचते हैं या वचन देकर भी अपने घर वालों को समय पर नहीं मिलते हैं, इस तरह के शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं। देखिए, यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सम्मान को भयंकर आघात लग रहा है और राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। चलिए, अब बाकी के जो प्रश्न बचे हुए थे उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। दिया गया है, हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तो हमने पैराग्राफ में देखा कि देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 92 की, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। देश का सम्मान बढ़ने से क्या आशय है? तो देश का सम्मान बढ़ने से आशय है संस्कृति की सुरक्षा। ठीक है, हमारे देश की जो संस्कृति है उसकी सुरक्षा की जाए, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, 93 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए। दिया गया है, शिष्ट व्यवहार का उदाहरण है। तो शिष्ट व्यवहार का उदाहरण क्या होता है? समय का पाबंद होना। देखिए, बाकी सब जो है वो निगेटिव में है। वचन ना निभाना ये भी निगेटिव है, अपशब्दों का प्रयोग करना ये भी निगेटिव है, कूड़ा बाहर फेंकना ये भी निगेटिव है, लेकिन समय का पाबंद ये पॉजिटिव सेंस में है, तो ये शिष्ट व्यवहार के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 94 की, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। दिया गया है, गद्यांश के अनुसार असल गड़बड़ है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, केवल निंदा करना, सही व्यवहार ना करना, यानी केवल लोगों की निंदा करना, अपने अंदर सही व्यवहार प्रदर्शित ना करना, ये एक तरीके से गड़बड़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 95 की, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। दिया गया है, लेखक की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो लेखक की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण, देखिए क्या कहा जा रहा है। चौथे विकल्प की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय संस्कृति की उपेक्षा करना, ये तो निगेटिव में है, ऐसा कहीं पैराग्राफ में मेंशन नहीं किया गया है। तीसरा दिया गया, शिष्ट व्यवहार की अनदेखी करना, ये भी निगेटिव में है। दूसरा देखिए, अपने देश की दूसरे देश से तुलना करना, ये भी निगेटिव में है। देश की श्रेष्ठता एवं प्रतिष्ठा, ये पॉजिटिव सेंस में ये पैराग्राफ में मेंशन किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। बाकी के जो प्रश्न है उसका उत्तर हमने पहले ही देख लिया पैराग्राफ पढ़ने से पहले, तो ये पूरा सही तरीका होता है पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों, प्रश्न संख्या 100 से 105 तक दिए गए कविता पर आधारित पूछा गया था। इसको भी पहले हम लोग प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं और फिर हम लोग कविता पर चलेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, पद्यांश के अनुसार पत्थर पानी बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो प्रश्न है आप अपने स्क्रीन पर देखिए। दिया गया है, कवि के अनुसार मनुष्यों में गुण किस प्रकार छिपे रहते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, पंक्ति का भाव क्या है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है 103 नंबर का प्रश्न देखिए, वर्तिका का क्या अर्थ है। और इसके बाद से दिया गया है अगला प्रश्न, रोशनी का विलोम क्या होगा। तो देखिए, ये ऐसा प्रश्न है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको कविता पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। रोशनी का विलोम पूछा है तो रोशनी का विलोम क्या हो जाएगा? अंधेरा ही होगा। बाकी देख लीजिए, रश्मि होगा नहीं, प्रकाश होगा नहीं, चमकीला होगा नहीं, एक ही विकल्प बचा, अंधेरा इसका सही जवाब होगा। इस कविता पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पहला दिया गया है, पैरों पर खड़ा होना, तो जब पाँव उखड़ गया तो खड़ा कहाँ होगा, ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, पैरों से ताकत लगाना, ये भी गलत है। ठनक जाना, ये भी गलत है। हिम्मत हारना, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अब चलिए, बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कविता पढ़ना होगा, तो चलिए हम लोग कविता पर चलते हैं। दिया गया है, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। यानी कि मनुष्य के प्रयासों की बात की जा रही है कि अगर मनुष्य प्रयास करेगा तो कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा उसके रास्ते में नहीं आ पाएगी। ठीक है, आगे देखिए, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि पत्थर पानी कब बन जाता है, जब मानव जोर लगाता है, यानी कि प्रयास करता है। ठीक है, आगे पढ़िए कविता को। दिया गया है, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो। अब देखिए, बोला गया था कि मनुष्य के गुण कैसे छुपे हुए हैं, तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया, जैसे मेहंदी में लाली छुपी हुई होती है उसी प्रकार से मनुष्य के गुण भी उनके व्यवहार में छुपा होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, वर्तिका बीच उजियाली हो। वर्तिका का अर्थ पूछा गया था, वर्तिका बीच उजियाली, तो जिस प्रकार से दीप का दिया जो बाती होता है वो जल करके प्रकाश देता है, उजियाला देता है। ठीक है, तो उसी को वर्तिका कहा गया, यानी दीपक की बाती आपका सही उत्तर हो जाएगा, वर्तिका का मतलब। आगे देखिए, बत्ती जो नहीं जलता, यहाँ पर बत्ती का प्रयोग किया गया, यानी दीपक की बत्ती की बात की गई है, वर्तिका का मतलब। ठीक है, रोशनी नहीं
वह पाता है। ठीक है, अब चलिए अब प्रश्नों पर चलते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया था, पद्यांश के अनुसार पत्थर पानी बन सकता है, तो ये कैसे बन सकता है? ये परिश्रम के द्वारा बन सकता है। ठीक है, प्रयासों के द्वारा बन सकता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, दिया गया है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। कवि के अनुसार मनुष्यों में गुण किस प्रकार छुपे होते हैं? तो मेहंदी में जैसे लाली हो। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, दिया गया है विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। पंक्ति का भाव क्या है? तो दिया गया पहला, विपत्ति में सशक्तिहीन नहीं रहते, सहन शक्ति नहीं रहते हैं, तो ये तो निगेटिव सेंस में है। ठीक है, गलत हो गया। दूसरा देखिए, बाधाओं का धैर्य एवं परिश्रम से सामना करते हुए विजयी होना, ये विकल्प पॉजिटिव और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 103 की, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। दिया गया है वर्तिका का अर्थ क्या है? तो हम अभी हमने देखा दीपक की बाती का मतलब होता है वर्तिका। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। और 104 नंबर का प्रश्न हमने पहले ही देख लिया, रोशनी का विलोम वाला। और 105 नंबर का प्रश्न भी हमने देख लिया था, पांव उखड़ने, मुहावरे का अर्थ। तो ये सही तरीका है पैराग्राफ या फिर कविता के प्रश्नों को सॉल्व करने का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है? लेखन कौशल का मतलब होता है कि अपने भावों को, अपने मौलिक विचारों को लिख करके अभिव्यक्त कर पाना। और इसका उच्चतम स्तर क्या होगा? जब हम मौलिक विचारों को लिख पा रहे होंगे। ठीक है, यानी कि लेख लिखना, जो मौलिक विचार होते हैं वो इसका उच्चतम स्तर होगा। क्योंकि बाकी के जो विकल्प हैं, देखिए दिया गया है सही वर्तनी, वो जाहिर सी बात है जब आप लिखना सीख जाएंगे अपने मौलिक विचार को, तो वो पहले से इंक्लूडेड है सही वर्तनी। ठीक है, इसी प्रकार से संयुक्ताक्षर लिखना, ये भी संकुचित था, ये पहले से इंक्लूडेड है इसमें। इसी प्रकार से देखिए, ये जो चौथा वाला है, वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। क्योंकि जब आप लेख लिखना सीख जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये सभी चीज़ें आपको आ जाएंगी। यानी कि इसका उच्चतम स्तर क्या हो जाएगा? लेखन कौशल का। लेख लिखना यानी अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करना, ये सबसे उच्चतम होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे? तो यहाँ पर देख लीजिए, मूर्त और अमूर्त की बात की गई है। तो अमूर्त वाला जो है वो तो पहले निगेटिव हो गया, आप पहले ही काट दीजिए। क्यों? क्योंकि बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, उनको मूर्त के माध्यम से ही बच्चों को बताना है। ठीक है, तो दूसरा और चौथा तो हमारा गलत हो गया, बचा पहला और तीसरा वाला। अब देखिए, मूर्त तो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर अवधारणात्मक है और यहाँ पर विश्लेषणात्मक है। तो अवधारणात्मक कहने का मतलब कि जो चीज़ें पहले से समाज में आ रही है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हूबहू एडॉप्ट कर लेना, अवधारणा का मतलब हो गया। यानी कि कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को उसी प्रकार से एडॉप्ट कर लेना। तो ये तो हमारा निगेटिव हो गया ना, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेंगे। और स्वयं रचना करने के लिए क्या जरूरी है? कि बच्चे विश्लेषण करें। विश्लेषण करेंगे तभी तो किसी फाइनल रिजल्ट पर पहुंचेंगे और अपने ज्ञान की रचना कर रहे होंगे खोज करके। ठीक है, तो ये विश्लेषणात्मक पॉजिटिव सेंस में है और अवधारणात्मक ये निगेटिव सेंस में है। इस वजह से अब तीसरा वाला गलत हो गया, एक ही विकल्प केवल बचा, ऑप्शन नंबर 1 मूर्त, विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है। तो देखिए, चौथे विकल्प की बात करें, सामाजिक की बात की गई है, तो ये लेव वाइगोत्स्की का शब्द है, तो ये पियाजे का नहीं है, उत्तर नहीं होगा। सुमेलन भी बात करें तो ये पियाजे का नहीं है, साहचर्य जन भी नहीं है। लेकिन बात करें युक्ति जन्य, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, यानी कि उसकी मातृभाषा अलग है और जो विद्यालय में जिस भाषा में पढ़ाया जा रहा है वो अलग है, कहा जा रहा है। ठीक है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, कहा जा रहा है कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके। अब देखिए, कक्षा में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो सबकी मातृभाषा भी अलग हो सकती है। हो सकता है कोई पंजाब से आया हो तो पंजाबी होगा, उड़ीसा से आया हो उड़िया होगा, इसी प्रकार से साउथ से आया हो तो मलयालम या फिर तेलुगु हो सकता है, उत्तर प्रदेश का होगा तो जाहिर सी बात है हिंदी होगा। तो इन सब कंडीशन में ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक टीचर सबकी मातृभाषा में अलग अलग बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि 40 मिनट के पीरियड में कहाँ तक संभव है कि अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालकों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जा सके। लेकिन ये जरूरी है, ये जरूर किया जा सकता है कि जो बच्चे की मातृभाषा में बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एक तरीके से उसमें अवसर दिया जाए, यानी बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए अपनी मातृभाषा का प्रयोग करे और जो टीचर है वो धीरे धीरे उसकी मातृभाषा से उसको एक औपचारिक भाषा है जो विद्यालय की भाषा है उसकी तरफ आगे लेकर के जाए। इस यानी कि जो मातृभाषा है बच्चों की, उसे एक संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को आप एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए, अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका दीजिए और धीरे धीरे वो औपचारिक भाषा की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि केवल कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षा करके, तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। 50 बालक हैं जिसमें से 10 की मातृभाषा अलग हो गई, तो सबको
पॉसिबल ही नहीं है कि सबको उसकी मातृभाषा में एक तरीके से शिक्षा दी जाए, तो ये निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, उसको गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन दे करके। होमवर्क जो होता है वो बहुत संकुचित सेंस में होता है। क्यों संकुचित होता है? क्योंकि होमवर्क का रोल बस इतना होता है, कक्षा में जो कॉन्सेप्ट टीचर ने पढ़ाया, अगले दिन वो बच्चा उस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करके जो होमवर्क दिया गया है उसको लेकर के विद्यालय में जाएगा, और उस होमवर्क में जिस प्रकार से बच्चे ने परफॉर्म किया होगा उसको देख करके टीचर समझ सकता है कि बच्चे को उस कॉन्सेप्ट में कहाँ पर दिक्कत है। होमवर्क का काम बस इतना ही तक होता है, ठीक है। तो ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, उससे कक्षा में अधिक समय और ध्यान दे करके, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मान लीजिए एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, 10 की मातृभाषा अलग है, तो कितना आप अलग अलग समय दे पाएंगे? एज ए टीचर ये आपके लिए एक बहुत लिमिट टाइम होता है, क्योंकि आपको अन्य कार्यों पर भी फोकस करना है। तो ये आपका निगेटिव हो गया, ठीक है। अलग समय देने की बात नहीं हो जा रही। आज हम लोग 6 घंटे की बात करें तो 6 घंटा तो सफिशियंट है बच्चों के लिए, तो अलग से समय देना ये निगेटिव सेंस में होता है, ये कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके। बहुभाषिकता क्या होता है? बच्चों को उनकी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का आप मौका दीजिए, और इस तरीके से सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में जब एक्सप्रेस कर पा रहे होंगे तो निश्चित तौर पर अपने आप को उस वातावरण का हिस्सा समझेंगे, और धीरे धीरे जब उनको नेचुरल इन्वायरमेंट मिलेगा, जब टीचर किसी औपचारिक भाषा में एक तरीके से बातों को रख रहा होगा, तो धीरे धीरे बच्चे उनका अनुकरण करने लगेंगे और उस भाषा को अर्जित कर लेंगे। तो यही बोला जा रहा था कि एक लैंग्वेज टीचर के रूप में, भाषा शिक्षक के रूप में, अगर विद्यालय की भाषा और घर की भाषा अलग है तो आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसी मदद कर सकते हैं? तो इसे बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके मदद किया जा सकता है। एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ट्रांस लैंग्वेजिंग यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना के संबंध में इन कथनों अ और ब पर विचार करिए। पहला कथन है, ट्रांस लैंग्वेजिंग बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है। बिल्कुल सही बात है। जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी मातृभाषा को सीखे हुए हैं, अर्जित किए हुए हैं, और उससे दूसरी भाषा औपचारिक भाषा में जा रहे हैं, तो यही तो बहुभाषावाद है। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा देखिए, ट्रांस लैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना है। ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। यानी कि दोनों विकल्प इसके सही है। दिए गए ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, अ और ब दोनों सही है, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो एक उपकरण के, भाषा की कक्षा है, ठीक है, और भाषा अधिगम कराने के लिए साहित्य जो है वो एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कुल भौतिक प्रतिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं, में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का मतलब पहले समझ लीजिए। आप प्राइमरी स्कूल में देखते होंगे बच्चों को कोई कविता बताया जाता है तो उसी प्रकार से अपने हाथों को, अपने भाव भंगिमा को उसी प्रकार से क्रिया कराया जाता है, यानी कि बच्चे को ज़्यादा समझ में आए इस वजह से उसी प्रकार से हाथ पैर भी टीचर हिला रहा होता है, तो इसी को टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, कई बच्चे देखिए, कई बच्चे श्रवण बाधित हो सकते हैं कक्षा में, तो भले वो चीज़ों को नहीं सुन पा रहे हैं जो टीचर के द्वारा बोला जा रहा है, लेकिन जो हाथ पैरों से और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से जो बच्चे को कम्युनिकेट करने की कोशिश टीचर के द्वारा किया जा रहा होगा, उस पूरे चीज़ों को देख करके, उस फिजिकल रिस्पॉन्स को देख करके बच्चा समझ सकता है, जो कि सुन नहीं सकता था वो भी थोड़ा बहुत समझ सकता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, किस संदर्भ में बात की जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें केंद्रीय भूमिका पूछा जा रहा है कि किसकी होती है, तो जाहिर सी बात है टीचर जब कोई कविता पढ़ा रहा होगा या फिर कोई कहानी पढ़ा रहा होगा तो उसी हिसाब से अपने हाथ पैरों को अनुक्रिया करता है। तो ये किसकी केंद्रीय भूमिका है? ये शिक्षक की केंद्रीय भूमिका है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? तो पठन कौशल का मतलब होता है पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया समझ के साथ पढ़ना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों को देखिए, शुद्ध उच्चारण करना, ये संकुचित है। संकुचित इन द सेंस कि ये पहले से तीसरे वाले में इंक्लूडेड है। इसी प्रकार से देखिए, अक्षरों को पढ़ना, जब आप समझ ले रहे हैं, पढ़ करके समझ ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अक्षर को भी पढ़ पा रहे होंगे, यानी ये भी संकुचित हो गया। चौथा देखिए, कठिन वाक्यों को पढ़ना, जब आपने अर्थ समझ लिया तो जाहिर सी बात है कठिन वाक्यों को भी पढ़ पा रहे होंगे, ये यानी कि ये भी संकुचित हो गया। ब्रॉड सेंस में ऑप्शन नंबर 3 था और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्यपुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? तो भाषा की कक्षा में हमें विषय वस्तु का चयन करने पर फोकस करना चाहिए, यानी कि बच्चे के कम्युनिकेशन, भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये विषय वस्तु के चयन पर एक तरीके से आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधियों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए
आप अपनाना चाहेंगे। तो बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है, कौन सी विधि हो सकती है? पहला देखिए, वह एक अभिनेता है। तो वह एक अभिनेता है, इसमें कुछ बच्चे को फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल एक शब्द वाले उत्तर हो गए ना, तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं आएगा। बच्चे से अगर पूछा जाए कि वह कैसा अभिनेता है, तो आप बोलेंगे अच्छा अभिनेता या फिर खराब अभिनेता है, बुरा अभिनेता है। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि आप एक शब्द में सिर्फ आप उसका उत्तर दे पा रहे हैं। दूसरा देखिए, सप्ताहांत में मैं सुबह जा रहा हूं और फिर 5 बजे तक वापस आ जाऊंगा। इसमें भी एक एक शब्द केवल भरना है, ठीक है। तो इसमें भी बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप नहीं किया जा सकेगा, ये भी निगेटिव हो गया। तीसरा विकल्प देखिए, अपने मित्र से पूछें कि वह सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों। अब जब आप इस प्रकार के प्रश्न बच्चे से पूछेंगे तो बच्चे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिर वो कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों जाना पसंद करता है। कम से कम वो एक पैराग्राफ तो बोलेगा, इससे बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, यानी ये हमारा पॉजिटिव सेंस में हो गया। चौथा देखिए, अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछे जिनका ध्यान वे समूह चर्चा के समय रखती हैं। यानी कि ग्रुप डिस्कशन जब होता है तो किन किन बातों का, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में जब बच्चे से आप पूछेंगे तो कम से कम 4-5 पॉइंट पर बात तो करेगा। यानी कि कम्युनिकेशन स्किल इसमें ज़्यादा डेवलप हो सकता है। तीसरा चौथा विकल्प हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 3 और 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्टीफन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? अचेतन मतलब कि अनकॉन्शियस की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अर्जन जो होता है वो अचेतन होता है स्टीफन क्रेसन के अनुसार। अचेतन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सो करके भाषा को अर्जित करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ग्रामर के नियमों के अंतर्गत आपने चेतन मन से ग्रामर के नियम को पढ़ करके भाषा को नहीं सीखा है। जैसे बच्चे का जन्म जब परिवार में होता है तो माता पिता के भाषा को हूबहू अनुकरण करते करते वो उन्हीं की भाषा को अनुकरण कर लेते हैं। जैसे कि इंडिया में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वो हिंदी अनुकरण कर ले रहा है। अगर अमेरिका में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसको अंग्रेजी का इन्वायरमेंट मिला तो अंग्रेजी वो सीख जाता है। तो ये क्या है? ये भाषा का अर्जन है। तो उसके लिए कोई ग्रामर का रूल नहीं बताया गया। अगर ग्रामर का रूल बताया जाता तो वहाँ पर चेतन प्रक्रिया होती। लेकिन स्टीफन क्रेसन के अनुसार बिना औपचारिक तरीके से ग्रामर का रूल बताए बच्चे अचेतन प्रक्रिया के माध्यम से इस भाषा को अर्जित किए हुए हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे किस भाषण का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने निजी भाषण का, निजी वाक्य का एक तरीके से प्रयोग किया था शब्द का, तो इस वजह से निजी भाषण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास किस से किस ओर तक होता है? तो देखिए, पियाजे ने जो कई बच्चों को एक कमरे में बंद करके और उसको अवलोकित कर रहे थे कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि बच्चे ग्रुप में रहने के बावजूद भी अपने में ही खोए हुए थे, यानी कि आत्म केंद्रित थे, अपने से बात कर रहे थे। तो ये आत्म केंद्रित से सामाजिक की ओर होता है बच्चे का जो भाषा विकास होता है। क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल छोटे थे, जब उन्होंने कमरे में बंद किया तो वो आत्म केंद्रित थे, अपने से ही बात कर रहे थे। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तब वो सामाजिक होते जाते हैं, यानी कि आत्म केंद्रित से सामाजिक तक होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान ना तो वह दूसरों के विचारों से सहमत प्रकट कर रही है और ना ही वह दूसरे के नज़रिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है? तो यहाँ पर देख लीजिए, वह केवल अपने आप में खोई हुई है, यानी कि आत्म केंद्रित भाषण में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जीन पियाजे संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे। उनका यह मानना था कि बच्चे खोज के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना, अपने संज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। जिस भी विकल्प में आपको खोज या फिर अन्वेषण दिखे वही हमारा उत्तर होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं में कोई एक प्रदत्त कार्य दे करके, यानी कि होमवर्क देने की बात की जा रही है। इससे बच्चे नहीं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो खोज बच्चे कर रहे हैं और ना ही अन्वेषण कर रहे हैं। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को पुस्तक से संरचनाओं को याद करने के लिए कहें। याद करना, रटना, ये सभी हमेशा वर्ड निगेटिव होते हैं। इस विकल्प पर आपको विचार करना ही नहीं है, एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है। दूसरा विकल्प देखिए, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक व्याकरणिक अभ्यास करने के लिए दे। अभ्यास ड्रिल मशीन की तरह व्यवहार करने की बात की जा रही है, इस वजह से ये भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। एक ही विकल्प बचा और वैसे भी इसमें खोज करने की बात नहीं थी, तो ये भी हमारा निगेटिव था।
एक ही विकल्प बचा, देखिए ऑप्शन नंबर 1, समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें। यहाँ पर खोज वर्ड आ गया। और लिखित सामग्री, समृद्ध लिखित सामग्री यानी कि आप बच्चों के स्कूल में जाते होंगे, प्राइमरी स्कूल में आप देखते होंगे कि उनके दीवालों पर विभिन्न प्रकार के कार्टून और विभिन्न प्रकार के लेख लिखे रहते हैं और खेल खेल के माध्यम से उनको बताने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो दीवार पर लिखा हुआ लेख भी उनसे कम्युनिकेट करता है। बच्चे चित्रों को भी देख करके सीख रहे होते हैं। इसी को प्रिंट इनरिच इन्वायरमेंट बोला जाता है। यानी कि आप देखेंगे उनके की दीवालों पर भी चूहे का चित्र बना है, कार्टून्स बने हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स बने हुए हैं, खेल वाले इस टाइप से बने होते हैं। तो इसको देख करके बच्चे अपने संज्ञान की खोज कर रहे होते हैं, संरचनाओं की खोज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर खोज वर्ड भी आ गया और साथ ही साथ प्रिंट रिच इन्वायरमेंट भी आ गया। इस वजह से यही विकल्प पॉजिटिव है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ सीटेट के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।